फ्रेंड्स नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम एनसीईआरटी की जो सीरीज लेके चल रहे थे, है ना, एनसीईआरटी, ये क्लास 6 टू आपका 12th के लिए है। क्लास 6 टू 12th ये यूपीएससी एंड आपका स्टेट पीसीएस, ठीक है। तो इन सब के लिए 6 से लेकर 12 तक हम लोग क्लास 6 टू 8 सारे कवर कर चुके थे। 9th का राजनीतिक विज्ञान कवर हो गया था। 10th का चल रहा जिसका राजनीतिक विज्ञान में चैप्टर 2 है, मतलब सत्ता का बंटवारा मैंने एक हो गया, ये दूसरा है जिसमें हम बात करेंगे संघवाद, मतलब फेडरलिज्म की भी, ठीक है। तो हमारा भारत कैसे संघवाद है, पहले हम इसमें देखेंगे कि ऊपर से अमेरिका जैसे या वर्ल्ड लेवल पे, दुनिया के लेवल पे कैसे कौन से कंट्रीज में फेडरलिज्म है, फिर हम अपने देश में देखेंगे। इसका मतलब है इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे हम वर्ल्ड मैप को भी देखेंगे और फिर इंडिया के संदर्भ में भारत का मैप देखेंगे, कैसे यहाँ पे कितने स्टेट में बांटा गया, फिर इसको संघ बनाया गया, इसको हम संघवाद के रूप में देखें। चलिए थोड़ा सा इंट्रो करते हैं, इसमें परिचय देख लेते हैं क्या है। परिचय की अगर हम बात करें, इसमें लिखा है कि पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा और आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप था। ऊर्ध्वाधर बंटवारा समझ में आया था, जिसमें हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात की थी। तो इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के किसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाएगा। तो हम देखेंगे अब संघवाद क्या है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों को साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से से भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधानों पर भी चर्चा के बाद इस अध्याय में हम संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाना। तो अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए तीसरे स्तर यानी स्थानीय स्वशासन की चर्चा करेंगे। जैसे पिछले चैप्टर में हमने सत्ता के बंटवारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को देखा था, तो इस चैप्टर में हम लास्ट में देखेंगे स्थानीय शासन कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संघवाद, तो संघवाद की बात करते हैं। आइए एक बार फिर हम पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर को पर गौर करें। थोड़ा सा बैकडोर पर जाकर देख लेते हैं श्रीलंका और बेल्जियम क्या स्थिति थी। तो आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, है ना, और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों के दिए गए थे। मतलब केंद्र सरकार में कम करना था और प्रांतीय सरकार को दिए गए थे। तो बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और उन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। तो सन 1993 की बात करें, 1993 में कुछ बदलाव हुए, प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। तो इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। तो इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली थी, क्योंकि प्रांतों को दिए गए थे, ठीक है। तो श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं और श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि राज्य में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम रहे। ये तमिल लोग वहाँ के चाहते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता है जो केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न आनुषांगिक इकाइयों के बीच बंट जाती हैं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें से एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। तो इस अर्थ में हम संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। संघीय व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से भैया ठीक उलट है। हम देख लो एक बार से, संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। दरअसल इसको समझना जरूरी है, नहीं तो हम कभी अपना देश समझ लो एकात्मक व्यवस्था नहीं, हमारा संघीय व्यवस्थात्मक। बाकी इकाइयाँ इसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश देती है या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। तो राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती।
ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर कामों की जवाबदेही होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें, फिर इसके बाद सारा रीड करके फिर हम लोग मैप पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या विशेषता होती है संघीय व्यवस्था में? यहाँ सरकार के 2 या अधिक स्तरों वाली अधिक सरकार होती है। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर भी हो सकती है और स्थानीय स्तर पर भी। तो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने और वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। केंद्र के विषय अलग रहते हैं, राज्य के अलग। तीसरे की बात करते हैं विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार। ये क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। ध्यान देना कह रहा है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्रीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए जो संविधान है सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। तो इस संविधान में ही वर्णित होती हैं चीज़ें। चौथे में लिखा है संविधान के जो मौलिक अधिकारों को किसी भी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकते हैं। समझ में आया कि संविधान के जो मौलिक अधिकार प्रावधान को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। ठीक है, 5वें नंबर का देखते हैं। 5वें में लिखा कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। जब कभी विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय, या कोई भी चीज़ें स्पष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय जाना। 6वें नंबर की बात करें, वित्तीय जो स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। भैया वित्तीय स्वायत्तता भी देखनी पड़ेगी, तो राज्य के अलग रहेंगे और केंद्र के अलग रहेंगे, दोनों स्तर के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। तो इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। तो इस कारण संघीय व्यवस्था है जो हमारे संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा भी होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। ऐसा नहीं है ना, केंद्र हस्तक्षेप करे, राज्य दूसरे में हस्तक्षेप करे। तो आदर्श संघीय व्यवस्था की बात करें, आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा के साथ साथ रहने पर सहमति भी होती है। तो केंद्र और विभिन्न राज्यों की जो सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है कि ये 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का है। ध्यान देना, 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का है। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया वगैरह। तो इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीके की बात करें, दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, जैसे कि भारत है। फिर राज्य में और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। तो इसके एग्जाम्पल आपके भारत है, बेल्जियम है, स्पेन, इस टाइप हो जाएंगे, भारत, बेल्जियम, स्पेन। इसके उदाहरण इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में, अब नॉर्मल तो दे दिए सबको अधिकार, बट विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर था। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पहले वर्ल्ड के मैप पे आते ही दिया गया था, तो इसमें लिखा है ये संघीय राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ पे आपका ये रेड एरिया मतलब कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्राज़ील में, रूस में, भारत में, और आपका ये बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में, स्पेन में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, नाइजीरिया हो गया, इथोपिया हो गया,
ठीक है, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ये ढेर सारे जितने रेड स्पॉट दिख रहा है, दक्षिण अफ्रीका में अर्जेंटीना है, मैक्सिको है और वेनेजुला, यहाँ पे आपके कैसी है संघीय राजनीतिक व्यवस्था। तो ये मॉन्ट्रियल सॉ किंगस्टन हैंडबुक ऑफ फेडरल कंट्री 2002 मैक्सवेल क्वींस यूनिवर्सिटी का चित्र है। हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 संघीय शासन व्यवस्था वाले हैं, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का पर एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? अपवाद क्या ढूंढना है, देख लो भैया। ढूंढ सकते हैं ना। कुछ देश हैं जैसे वो अपने आप को संघ क्या बोलते हैं, संघीय, लेकिन एकात्मकता को दिखाते हैं। चलिए हम लोग आगे पहुंचते हैं। पहले संघीय व्यवस्था जब सिर्फ यह बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया, ये क्वेश्चन था। चलिए नीचे देख लेते हैं क्या। अधिकार क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा दायरा जिस पर किसी वैधानिक अधिकार हो या दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जाता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे हैं तथा उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार है। खगराज कहते हैं मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। मीता कहती है हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की ज़रूरत क्या। तो अलग अलग विचार चल रहे हैं। बाबूलाल कहते हैं मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्त मिल सकेगी। राम गणेश कहते हैं मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। सही है। अगर इस चर्चा पर शामिल हो तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इस टाइप से आप टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ नहीं था उसमें। चलिए हेडिंग है भारत में संघीय व्यवस्था। तो हम भारत के संदर्भ में चीज़ों को देखते हैं। तो हमने पहले देखा कि बेल्जियम को देख लिया, श्रीलंका को देख लिया, जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने की बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में, यहाँ किसको उपमहाद्वीप कहते हैं, मुल्क में है काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाएं, बहुत से धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है ये देखते हैं। तो ये बगल में लिखा है क्या यह कुछ अजीब बात नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम नहीं था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है या वे इसके बारे में कहने से बचना चाहते थे। तो कुछ नहीं, क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों के अंदर वाली। तो आइए संविधान से शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ 1947। भारत आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए और भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, संघ घोषित किया बट इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं पर का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। तो हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया, संघ सरकार जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकार है। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ पर तो 2 समझ में आए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में बात करेंगे इसकी। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं जिसको हम संघ सूची, संवर्धित सूची और अपशिष्ट शक्तियों की बात करेंगे। जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। तो संघ सूची में जो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, प्रतिरक्षा आ जाएगी, विदेशी मामले आ जाएंगे, बैंकिंग आ जाएगी, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों पर एक ही तरह की नीतियों की ज़रूरत है, इसी कारण इन विषयों को हम संघ सूची में डाला गया। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार इस पर रूल बनाएगी और पूरे
देश के लिए। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। फिर आते हैं हम राज्य सूची के विषय पे। राज्य सूची में पुलिस आ जाता है, व्यापार है, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय स्थानीय महत्व के विषय। तो राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। सब्जेक्ट और भी हैं, आप लोग देख लें। इसमें लगभग 99 केंद्र में 56 राज्य में इस टाइप से कुछ है। समवर्ती की बात करें, समवर्ती में 49 लगभग। समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन है, मजदूर है, संघ, विवाद, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। मतलब केंद्र और राज्य दोनों की वजह, लेकिन इसमें केंद्र का ज़्यादा प्रतिनिधित्व रहेगा जब कोई टकराव होगा तो इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों को टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ये मैं आपको बोल चुका था। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होगा। तो फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि संविधान बनने के बाद आए हैं ये सारे, है ना। कुछ चीज़ें बाद में भी तो आई हैं, वो कहाँ रखे जाएंगे। तो हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। तो हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर वो बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बरकरार अधिकार नहीं मिलते हैं, बराबर अधिकार नहीं मिलते। तो भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम को है, नागालैंड को है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। अपने विशिष्ट जो सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण ये भारत के विशिष्ट क्षेत्र में या भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों जैसे आर्टिकल 371 के ए है, बी है, सी, इस टाइप से सबको ऐड करेंगे आ जाएगा, के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान, रोजगार की भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। तो भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्रीय शासित प्रदेश कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। तो अधिकारों को इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसदीय व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से इसे मंजूरी करवाना होता है। ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। तो सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार है। ठीक है। तो कुछ लिखा है कि आकाशवाणी पर एक हफ्ते तक एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुने सरकारी नीतियों और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाए, उनको निम्नलिखित श्रेणी में बांटा। सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ी खबरें तो संघ में आ जाएंगी। आपके यहाँ किसी अन्य राज्य सरकार से जुड़ी खबरें तो राज्य के विषय में आ जाएंगी। केंद्र और राज्यों के बीच समवर्ती में आ जाएंगे। ठीक है। फिर से बात करते हैं पोखरण की। तो पोखरण जहाँ भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की जो परमाणु नीति की विरोधी होती तो क्या है केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती। मान लें कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूल में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती तो मान लें कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी
लेना जरूरी है। तो मान लें कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मुख्यमंत्री की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? हाँ, इसके थ्रू विवाद भी जब होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और इसको संसद कानून बना सकती है। हम संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसके बारे में बात करते हैं। तो संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों पर भर का नहीं होना है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा, क्योंकि इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आधार और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 की बात करते हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदलती हैं। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि भाषा बोलने वाले लोग एक भाषा बोलने वाले राज्य एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भारत के आधार पर नहीं बल्कि भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा एक मिनट ये पॉइंट यहीं तक था। तो फिर इसके बाद हम भाषाई राज्य देखेंगे। पहले ये मैप देख लेते हैं। अच्छा, ये उसी से रिलेटेड है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ना। तो भाषाई राज्य भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राय पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। तो उस वक्त से लेकर सन 2019 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए थे। अभी दिखाएंगे आपको मैप। अच्छा, नया पुराना दोनों देखना है। नए राज्यों को नाम बदलने के लिए बस 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति के आधार पर, भूगोल और अथवा जातीयता मतलब एथनिसिटी की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आधार करने के लिए भी किया गया। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य भी शामिल थे। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों को पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कई ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये मैप। ये पुराना मैप है। पुराने मैप में अगर देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी था, पश्चिमी पाकिस्तान और यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश बना था। तो आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये कश्मीरी था, फिर पंजाब है, राजपूताना में आ जाता था। अब जब आज़ाद हो गया तो ये राजस्थान का कुछ पार्ट उधर, पंजाब का कुछ उधर, गुजरात का कुछ उधर, इधर रह गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको राज्य बड़े बड़े दिख रहे हैं। इसको मध्य भारत कहते थे, मध्य प्रांत भी कह सकते हैं। उड़ीसा में आपका उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश भी जुड़ा हुआ था, है ना। हैदराबाद को पूरा एक बीच का एरिया, बम्बई, गुजरात एक एरिया में था, मैसूर पूरा नीचे, तमिलनाडु, केरल ये सब आ गया था। मद्रास तमिलनाडु कहा जाता है। नाम देख, असम का एक बड़ा क्षेत्र था, उससे छोटे छोटे फिर राज्य बने थे कुछ। इस टाइप से हमें दिखाई दिया, समझ गए होगा ना। थोड़ा 1947 का था। हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम का। तो प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे ये लद्दाख बन गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड देखेंगे, चंडीगढ़, हरियाणा, बीच में दिल्ली आ जाएगी, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नीचे आएंगे कर्नाटक और केरल से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना और उड़ीसा के बाद हम इधर देखेंगे पश्चिम बंगाल से ऊपर जाएंगे तो आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश, बीच में असम आ जाएगा। फिर ऊपर से देखेंगे नागालैंड सबसे, फिर मणिपुर की बात करेंगे, फिर आपका मिजोरम, फिर आ जाएगा इस साइड में त्रिपुरा। ठीक है, बिहार से कट के अलग होगा झारखंड, और यहाँ से मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ हो गया, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था।
आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। और ये कुछ पॉइंट देख लेते हैं। क्या आपका गांव या शहर आज़ादी के बाद से एक ही प्रांत के अंतर्गत रहा है? अगर नहीं तो इससे पहले के राज्य का नाम क्या था? भाई देख सकते हैं पैसे बहुत से लोग जो उत्तराखंड से अलग हुए तो पहले यूपी में आ जाते थे, उत्तराखंड चले गए, जो बिहार में थे झारखंड चले गए, है ना, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़। क्या आप 1947 के 3 राज्यों के ऐसे नामों को याद कर सकते हैं जो आज बदल गए? हाँ, 3 राज्य बता सकते हैं। 3 ऐसे राज्यों की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों को काट कर बनाया गया। तो मैंने कहा बिहार से बना झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। ठीक है, तो भाषा नीति देखते हैं क्या होती है भाषा नीति। तो भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार ने किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार को उसके विकल्प के रूप में चुने गए। राज्यों की भाषा अपनी राजभाषा है। राज्यों का अपना अधिकार काम अपने राजभाषा में ही होता है। यही विवाद रहता है विषय का। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिल में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था और अभी भी तमिल वाले तो चल रहते हैं। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुँचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। तो भारतीय राजनेताओं ने इस मामले को लचीला रुख अपनाया और उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। हाँ, थोपा नहीं है, चलो ठीक भैया, मान लिया, मत करो। अब हम केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की जो संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही हो तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। तो उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। आज भी कर रही। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। फिर 1990 की बात करते हैं। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावित है। तो एक वर्ड आया था गठबंधन। गठबंधन का मतलब होता है एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं, सरकार बनाते हैं। तो देख लो कुछ राज्य हैं, ऐसे राज्यों की शक्तियाँ, ये सब लोग लाइन में लगे हैं। ठीक है भैया, क्या है गठबंधन सरकार की कुर्सी
कि मुझे भी चाहिए, गठबंधन सरकार, ये सब बैठे हैं, अगर एक भी खिसक गए ना तो इनकी गिर जाएगी कुर्सी। यहाँ ये अंकित दोनों कार्टून में केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध दिखाया गया है। क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ और शक्तियाँ दें? क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ और शक्तियाँ दे दो? किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट रखे? तो ये बच्ची कुछ कह रही है कि आप यह क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्या आप गंभीरता से ऐसा कर रहे हैं? चलिए भारत की भाषा विविधता के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के हिसाब देखें, इसके हिसाब से देखेंगे तो जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। तो इस भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी है, मगही है, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी है, राजस्थानी है। ऐसी दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में रखा गया और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। तो 22 भाषाओं को हम अपना देख लेंगे जो हैं। साथ ही लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी में भी सिर्फ 44% लोग ही बोलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं बगल में जो बनी है लिस्ट। अगर दूसरी तीसरी भाषा की तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ दी जाए तो लगभग 2011 में 50% से कम ही थी। जहाँ तक अंग्रेजी की बात करें तो सिर्फ 0.02% ही लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते हैं। तो इसी सूची को गौर से देखें कि इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों को कीजिए। सूचना के आधार पर या पर बार या चार्ट का बताएं। भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने वाला एक नक्शा बनाइए। नक्शे में विभिन्न इलाकों को अलग अलग रंग से भरें और दिखाएं कि किन इलाकों को लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। ऐसी 3 भाषाएं ढूंढें जिनको भारत में बोला तो जाता है पर जो इस सूची में नहीं है। ये आपके लिए वर्क के बटन, इसको देख लेते हैं कौन सी भाषा किसने बोली जा रही है। तो शुरू में कहा गया था भाषा और भाषा बोलने वाले असमिया की बात करेंगे 1.26%, बांग्ला 8.03%, बोडो 0.12%, डोंगरी 0.21%, गुजराती 4.58%। हिंदी की बात करेंगे सबसे ज़्यादा हिंदी आ जाती 43.63%, कन्नड़ 3.61%, कश्मीरी की बात करेंगे 0.5% लोग ही बोलते हैं कश्मीरी, और कोंकणी 0.19%, मैथिली 1.12%, मलयालम 2.88%, मणिपुरी 0.18%। एक बार सारी सर्दी निगाह से सारा पढ़ना जरूर रहता है। मराठी की बात करेंगे 6.86%, नेपाली 0.24%, उड़िया की बात करेंगे 3.10%, पंजाबी 2.74%, संस्कृत नगण्य रहती है। संथाली की बात करें 0.61%, सिंधी 0.2%, तमिल 5.70, तेलुगु 6.70, उर्दू 4.19%। ये भाषाओं का हमें स्रोत मिला। तो प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ें। आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को छपा था। देख लेते भैया क्या छपा था। NCERT एक चीज़ पढ़ना यहाँ जरूरत है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट से आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। तो अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 से मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज़ भाषा है। इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे? नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल कौंध रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती और भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। ये विवाद सुखद तो नहीं है लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति में से बचा लिया।
अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं को ख्याल ना रखा गया होता तो वहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती। एक भाषा मतलब 14-15 राष्ट्र। तो अपने राज्य या अन्य किसी ऐसे राज्य का उदाहरण लें जो भाषावार पुनर्गठन से प्रभावित हुआ है। यहाँ जो तर्क दिया गया है उसकी पक्षी या विपक्षी उदाहरणों को साथ स्पष्ट करना। हम बात करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण कैसे हुआ था। तो भारत में विकेंद्रीकरण हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या 2 अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसा विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता है। भारत के प्रांत यूरोप के जो स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। तो इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। तो भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो या प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण के पीछे यही एक तर्क दिया गया कि इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। तो इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। तो स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्थानीय सरकारों की जो स्थापना है स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है। तो विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत हैं और शहर के स्तर पर नगरपालिकाओं की स्थापना की गई। पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण पर रखा गया। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन थे। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की बात करें, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा जो पदाधिकारियों को पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पर महिलाओं की सीटें आरक्षित की गई हैं। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग होता है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में भी ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है या एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहते हैं। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। तो गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे हम ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। तो स्थानीय शासन का जो ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है।
इसे हम मंडल या प्रखंड या स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का जो चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। तो किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। ठीक है। तो इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करते हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का काम का निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख न्यायपालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में एक दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए के साथ ही हमारे लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र को और उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। तो बहरहाल इन सब के बावजूद भी अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं पर लोग बड़े उत्साह में इसमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं अभी। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ये हाईलाइट पॉइंट था, ये देख लेते हैं। ये कुछ कटिंग है। डेमोक्रेसी फॉर द सेल इन टीएन हाईएस्ट बाइडर्स गेट द पंचायत पोस्ट फॉर ₹250 जस्टिस इन अ विलेज बिल वुमेन प्रधान ब्रिंग्स विंड्स ऑफ द चेंज स्टेट्स अपोज डायरेक्ट फंडिंग ऑफ द पंचायत अबर 1M वुमेन सेलेक्टेड टू पंचायत। तो उस टाइप की कुछ खबरें थी। ब्राज़ील का एक प्रयोग भी देख लेते हैं। ब्राज़ील ने क्या किया था। तो ब्राज़ील के शहर पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया। इस शहर के नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया। तो इस प्रकार के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर उप क्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती है जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह है और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर भी होती हैं और इसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है जो अंतिम फैसला होती है। तो हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा, अब सभी गरीब बस्तियों तक बसे जाती हैं। पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए। वहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी की थी। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ लिखा है। खोज जीवन पर निकले हम अपने गांव या शहर की स्थानीय सरकार के बारे में पता करें। अगर आप गांव में रहते हैं तो निम्नलिखित के नाम पता करें। आपका सरपंच, आपका पंच, आपका सरपंच, आपकी पंचायत, अगर समिति के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष। यह भी पता करें ग्राम सभा की पिछली बैठक कब हुई थी और उसमें कितने लोगों ने भागीदारी की थी। भैया कभी नहीं होती। अगर आप शहर में रहते हो तो निम्नलिखित नाम पता करें। आपका काउंसलर, नगर निगम, नगर पालिका प्रमुख, अपनी नगर पालिका अथवा नगर निगम का बजट और खर्च के प्रमुख मुद्दों को पता लगाएं। चलिए हम अपने क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशंस के कि भारत में पहला क्वेश्चन से भारत में
भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाना कि मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा को दिखाना। तो भैया जब हम भारत का नक्शा बना लेंगे तो हम जितने ज़रूरत है उतने ही बना देते हैं, है ना। ठीक है, तो अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा तो हमारा यहाँ आ जाएगा, जी बना दिया मैंने, कहीं से भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ इधर आ जाएगा हमारा ऐसे। ठीक है, सुनते रहना। सिक्किम यहाँ पे ही चोटी से चढ़ा रहता है, अब मुझे और बनाना पड़ेगा, इधर आता है सिक्किम। ठीक है, मणिपुर की बात करेंगे, इस साइड में आपका मणिपुर आ जाएगा। अब यही था और कुछ नहीं, इसमें बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक बार भारत का मैप जरूर देख लेना। दूसरा क्वेश्चन थे, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनके नक्शे को रंग से भरें। अब पहले तो हम बर्ड का मैप बनाएंगे और नाम बताना पड़ेगा आपको, तो बर्ड का मैप भी आपको बनाता सिखा देंगे। तो ऐसे करना, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा नॉर्थ अमेरिका बन गया। यहाँ पनामा से इसको जोड़ दो, ये हमारा साउथ अमेरिका बन गया। यहाँ पे आप अफ्रीका बना देंगे। ठीक है, तो अफ्रीका के साथ साथ यहाँ आपका यूरोप हो जाएगा, ढेर सारा बड़ा सा, इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो हमें बताना है कि विश्व के जो मानचित्र, मतलब इसमें कुछ जो ऐसे राज्य जहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था, तो पहला तो ये कनाडा आ जाएगा यहाँ पे, कनाडा के बाद यहाँ पे यूएसए आ जाएगा, यूएसए अमेरिका। फिर यहाँ पे हम देखेंगे यूरोप में हमारा इधर पे बेल्जियम आ जाएगा, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, 3 बता दिए, बहुत हैं संघीय शासन वाले 3 देशों के। ठीक है, 3 ही तो पूछे, संघीय शासन तो अपने भारत में भी है। तीसरा क्वेश्चन में लिखा, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। तो एक मिलती जुलती बता देना भैया, एक अलग। तो पहले हम बेल्जियम का याद करें, क्या था जो भारत का देख लो चाहे बेल्जियम का। भारत में संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान था, बाद में हमने देखा इसमें तीसरे स्तर की स्थानीय सरकार जोड़ गई। तो पहले जो शुरू में कौन से संघ सरकार और राज्य सरकार थे। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें हो गई। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा संविधान में विषयों की 3 सूचियों में किया गया था। ठीक है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। और बेल्जियम में भी केंद्र और राज्यों दो प्रकार की सरकारें और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। अब बेल्जियम से अलग एक विशेषता की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है, अकेले संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 हमें बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी इसे मंजूर करवाना होगा। इसलिए इस विशेषता को कठोर संविधान कहते हैं और संघात्मक शासन के रूप के लिए इसको हम जरूरी है बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब हम लोगों ने बीच में पढ़ा था अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 में जो 1 मिनट 4 में कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, तो इनको उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट भी करना है। भाई शासन की बात करें तो इसमें हम सूची बनाएंगे पहले, भाई देखेंगे संघात्मक सरकार का क्या रोल है और एकात्मक सरकार का क्या रोल है, क्योंकि संघीय और एकात्मक दोनों का पूछा। तो हम अगर सरकार का जो स्तर की बात करें, किसमें, संघीय में पहले देख लेते हैं। एक संघीय का देखेंगे, एक अपना एकात्मक का देखेंगे। ठीक है, संघीय की बात करें, संघात्मक शासन में 2 स्तर वाली सरकारें काम करती थी, केंद्र की थी और राज्य की थी, जैसे भारत में था, अमेरिका में था। एकात्मक की बात करेंगे, एकात्मक शासन में एक स्तरीय सरकार होती है, यह पूरे देश के लिए कानून बनाने और लागू करने का काम कर, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये एकात्मक शासन प्रणाली। अब ये सरकारों के अधिकार देखें संघीय व्यवस्था में कैसे हैं। पहले स्तर देखा है सरकार का, संघीय में 2 और वहाँ पे 1 में 1 सरकारों के अधिकार। तो संघात्मक शासन में 2 प्रकार की सरकारों को अपने अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त हैं, जिसमें से कोई सरकार दूसरी सरकार पर नियंत्रण न कर सके। दूसरा एकात्मक की बात करें, एकात्मक शासन में एक ही सरकार का प्रमुख होती है और अपनी सुविधा के लिए राज्य सरकारों का निर्माण करती है, किंतु उन्हें शक्तियाँ संविधान द्वारा प्राप्त नहीं होती, बल्कि केंद्र सरकार उन्हें शक्तियाँ दे सकती है।
अब संविधान में हम संशोधन की बात करें तो संघीय स्तर पर कैसे होगा वो देख लेते हैं पहले। संघात्मक शासन में संविधान में संशोधन एक जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है जो कानून बनाने की प्रक्रिया से अलग होती है। इसके लिए मैंने बताया था अभी आपको, केंद्र और राज्यों दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक होती है, जैसे भारत और अमेरिका में। एकात्मक के लिए अगर बात करेंगे तो एकात्मक शासन में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है, क्योंकि केंद्र सरकार जब चाहे तब संविधान में परिवर्तन कर सकती है, जैसे इंग्लैंड में है, फ्रांस में। तो ये नागरिकता की भी देख लो कैसी नागरिकता है। तो संघीय में नागरिकता देखेंगे, संघात्मक शासन वाले देशों में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। और देखते हैं ना, भारत में नहीं है ऐसा, लेकिन दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। पहले सुनो, जैसे अमेरिका में रहने वाले कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होगा तथा जिस राज्य में वो रहता है उधर का भी। परंतु भारतीय संघीय व्यवस्था में इसका अपवाद है, क्योंकि हमारे यहाँ तो दोहरी नागरिकता की कोई बात ही नहीं है। यानी भारत नागरिक केवल उस राज्य का नागरिक नहीं है जिसमें वह रहता है, केवल भारतीय नागरिक कहलाएगा। एकात्मक की बात करें, एकात्मक शासन वाले देशों में रहने वाले लोग केवल अपने देश के नागरिक कहलाते हैं, चाहे वे उसके किसी भी भाग में रहते हो। जैसे इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्ति केवल एक ब्रिटिश कहलाते हैं, उन्हें एक हरी नागरिकता कहते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं भारतीय संविधान में कुछ हमें एकात्मक और संघात्मक दोनों को चीज़ों को लिया गया। अब वित्तीय सहायता की और बात कर लेते हैं। वित्त कहाँ से आएगा, तो संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकार को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। दोनों सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। और एकात्मक शासन में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता नहीं होती, वे पूर्ण रूप से केंद्र पर निर्भर होते हैं। न्यायपालिका की बात करें, संघीय में न्यायपालिका कैसी रहती है, तो संघात्मक शासन में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले झगड़ों को निपटाती है, संविधान की व्याख्या भी करती है। जैसे भारत अमेरिका, न्यायपालिका सरकारों द्वारा बनाए गए जो भी कानूनों की जांच करती है, कोई भी कानून बने तो संविधान की व्याख्या करती है, इसलिए इसे हम संविधान का रक्षक भी कहते हैं, गार्जियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एकात्मक की बात करें, एकात्मक देशों में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती, वहाँ सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में होती है। यदि कोई राज्य सरकार उसके कहे अनुसार काम ना करे तो उसे समाप्त भी कर सकता है। ये चीज़ें थी, हमने डिफरेंस दोनों में देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का। हाँ, आंसर तो भैया लिखे हैं बड़े बड़े। 1992 में संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। तो मतलब 4 बताने, 2 पहले के 2 बाद के, है ना। तो 1992 के संविधान संशोधन के भारत की बात करें, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सभी राज्यों में गांव के स्तर पर पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर उन्हें राज्य सरकारों को सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। कब 92 की पहले की बात करें, इनके पास ना तो कोई अधिकार था ना कोई संविधान। फिर 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 30 स्तर को मजबूत किया गया और वहाँ उनको खुद का मतलब उनको पावर दी गई। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, 5 साल में कराना है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। राज्य सरकारोों को अपने राजस्व के अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। कम से कम 1/3 पर महिलाओं को भी आरक्षित मिला। हर राज्य में पंचायत नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का नामांकित स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। तो इस संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन को अधिक शक्तिशाली प्रभावी बनाया गया, हम बोल सकते हैं 1992 का जो संविधान संशोधन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितने और हैं, बहुत हैं यार। छठवां देखते हैं भैया, रिक्त स्थान भरना है भैया। चूँकि अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ स्वतंत्र भर दो इसमें, अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और यहाँ कुछ राज्यों की ओरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो मुकाबले की बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्रांत अधिक शक्तिशाली है। और लेकिन भारत की संघीय प्रणाली कैसी है, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत की भाषा नीति पर नीचे दिए गए प्रक्रियाएं गई, इनमें से आप किससे ठीक समझ सकते हैं, उसके पक्ष में उत्तर देना। पढ़ लो भैया किसका सही है। संगीता वाला देख लो। पहला, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। सही बात है। अरे अभी हम लोगों ने देखा था कितनी भाषाएं थी, जो 40% लोग हिंदी बोलते हैं, सारी चीज़ों को कर सकते हो ना। और क्या भैया, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है तो भारत में जो 40% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी के अतिरिक्त बहुत सी भाषाएं भी बोली जाती हैं। यदि किसी एक भाषा को प्रमुख बना दिया जाए तो अन्य जो भाषाएं हैं वो क्या होंगे, सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती है ना। तो भारतीय राजनेताओं ने भी सभी प्रमुख भाषाओं को सहमति करके जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी हुई तथा हम श्रीलंका जैसी गृह युद्ध व शांति की स्थिति में पहुंचने से बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ थोड़े छोटे क्वेश्चन है। आंसर, संघीय सरकार की विशिष्टता के बारे में बताना है। तो इसमें सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषयों को यहाँ दिए गए, इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची के बारे में बताना। तो बता दीजिए भैया। तो अगर हम बात करें, रक्षा है, पुलिस है, कृषि है, शिक्षा है, ये संघ सूची में आ जाएगा। सॉरी, बैंकिंग है, वन है, संचार, व्यापार है, विवाह, ये संघ सूची में। और राज्य सूची में रक्षा, पुलिस, एक मिनट कुछ मिक्स करके दिए गए, इससे नहीं होगा। तो इसमें आ जाएगा रक्षा संघ में, बैंकिंग आ जाएगा और संचार आ जाएगा। ठीक है। राज्य सूची की बात करें, पुलिस, कृषि, व्यापार, सुनते रहना। ठीक है। फिर हम संवर्धित सूची की बात करें, शिक्षा है, वन है और विवाह है, ये संवर्धित है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में लिखा है कि नीचे दिए गए भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा मेल वाला नहीं है। तो भारतीय संघ की बात करेंगे तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है भारतीय संघ में। अच्छा, राज्य तो ये स्थानीय जो, अच्छा बेमेल नहीं है, तो स्थानीय सरकार अपशिष्ट अधिकार नहीं होते। स्थानीय सरकार को अपशिष्ट अधिकार, ये वाला गलत है। राज्य सरकार, राज्य सूची, केंद्र सरकार, संघीय सूची, केंद्र और राज्य से संवर्धित सूची, ये वाला घवाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए देखते हैं। अब इसको मैच करना है। भारतीय संघ में क्या होगा भैया, प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे, नहीं, भारतीय संघ ग्राम पंचायत में सरपंच को लगा दो, राज्य में राज्यपाल, संघ में प्रधानमंत्री और नगर निगम में मेयर हो जाएगा। हो तो गया सब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 में से हमें चुनना है आंसर। इन बयानों पर गौर करें। बयान दिए गए, संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं, तो ये तो गलत है। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों का उनका स्पष्ट अधिकार है। नहीं, ये वाला सही था, दूसरा भी सही है। श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया, ये नहीं, गलत है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए, ये भी गलत है। तो केवल आ और बा सही थे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, एनसीईआरटी की जो हम लोगों ने चल रही है। तो इसको लाइक करें आप लोग, शेयर करें और कंटिन्यू आपको 6 से लेकर 12 तक कवर कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।